नमस्कार साथियों, काव्य क्लासेज कोटा की ऑनलाइन मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के व्यक्तित्व की विशिष्ट श्रृंखला में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरिभाव उपाध्याय के विषय में। दोस्तों, जिन्होंने गांधी जी के कार्यों को राजस्थान में काफी प्रसारित किया है, जिनको श्रेय जाता है साथियों, तो वो है हरिभाव उपाध्याय, जिन्हें दा साहब के नाम से भी हम जानते हैं और इन्हें सर्वोदयी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हरिभाव उपाध्याय के विषय में दोस्तों। और इससे पहले आप काव्य क्लासेज के इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करते रहिएगा, काव्य क्लासेज के लिंक को साथियों, ताकि आपके अन्य दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को भी वीडियोस प्राप्त होते रहे निरंतर रूप से साथियों। तो आइए बने रहिए काव्य क्लासेज कोटा के साथ साथियों, और प्रारंभ करते हैं हरिभाव उपाध्याय के विषय में। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम हरिभाव उपाध्याय के विषय में। चलिए दोस्तों, तो हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय के विषय में हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं साथियों। और इनका जो जीवन काल रहा है वो है 1893 से और 1972 तक, 1893 से लेकर 1972 तक इनका जीवन काल रहा है साथियों। इनका जो जन्म हुआ है, हरिभाव उपाध्याय का जो जन्म हुआ, यह हुआ था 1893 में भोरासा ग्राम में। कौन सा ग्राम दोस्तों? भोरासा ग्राम में, ग्वालियर राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के ये निवासी थे। तो ग्वालियर का जो भोरासा ग्राम था, ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर के भोरासा ग्राम में इनका जन्म होता है 1893 में दोस्तों। वहीं पर इनका जन्म होता है दोस्तों। इनको सर्वोदयी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है इनको सर्वोदयी के नाम से भी जाना जाता है। इनको दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? दा साहब के नाम से भी इनको जानते हैं, सर्वोदयी के नाम से जानते हैं। जबकि इनका जो मूल नाम था, मूल नाम या इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों, वो था बद्रीनाथ। इनका जो मूल नाम है साथियों, वो बद्रीनाथ था और इनको सर्वोदयी के नाम से या दा साहब के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। इनके जो पिता थे सिद्धनाथ उपाध्याय, इनके पिता का जो नाम था साथियों, हरिभाव उपाध्याय के पिता का नाम वो था सिद्धनाथ उपाध्याय। इनके पिता का नाम सिद्धनाथ उपाध्याय था, जो ग्वालियर राज्य में पटवारी की पोस्ट पर थे। इनके जो पिता थे सिद्धनाथ उपाध्याय, तो वो ग्वालियर राज्य में दोस्तों पटवारी की पोस्ट पर मौजूद थे। तो ग्वालियर राज्य के पटवारी थे इनके पिता, ग्वालियर राज्य में पटवारी की पोस्ट पर थे इनके पिता सिद्धनाथ उपाध्याय। तो दोस्तों, इस प्रकार से 1893 में भोरासा ग्राम ग्वालियर में हरिभाव उपाध्याय का जन्म होता है। इन्हें सर्वोदयी के नाम से जानते हैं, इन्हें ही दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इनका जो मूल नाम या वास्तविक नाम है वो है बद्रीनाथ। और दोस्तों, इनके पिता का नाम था सिद्धनाथ उपाध्याय, जो ग्वालियर राज्य में पटवारी थे। दोस्तों, बात करते हैं इनकी शिक्षा के विषय में। तो दोस्तों, हरिभाव उपाध्याय की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो भोरासा ग्राम में ही हुई है। प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है साथियों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहां पर हुई है? भोरासा ग्राम में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। लेकिन दोस्तों, उच्च शिक्षा जो हुई है इनकी, वो हुई है वाराणसी में। ठीक है साथियों, तो उच्च शिक्षा, इनकी जो उच्च शिक्षा हुई है वो कहां पर हुई दोस्तों? वाराणसी में इनकी उच्च शिक्षा होती है। तो वाराणसी के कॉलेज से ही इन्होंने दोस्तों जो है अपना उच्च शिक्षा का जो अध्ययन था वो ये संपूर्ण करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वाराणसी से ही इन्होंने एक पत्र का भी प्रकाशन किया। जब ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी से गए दोस्तों, तो 1912 में इन्होंने वाराणसी से एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया दोस्तों, और वो था औदुंबर। ठीक है दोस्तों, औदुंबर नामक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया, पत्र का प्रकाशन। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो वाराणसी से ही एक पत्र प्रकाशित करते हैं जिसे औदुंबर कहा जाता है। तो 1912 में इन्होंने वाराणसी से औदुंबर नामक पत्र का प्रकाशन किया दोस्तों, जहां पर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तो हमने देखा यहां पर हरिभाऊ उपाध्याय के विषय में, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि 1893 में ग्वालियर राज्य के भौरासा ग्राम में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आता है यहां से कि निम्नलिखित में से किस नेता को सर्वोदयी के नाम से जाना जाता है। तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि किस नेता को सर्वोदयी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता को दा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आप कमेंट करके बताएंगे साथियों हमें। और दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धनाथ उपाध्याय था, जो ग्वालियर राज्य में पटवारी की पोस्ट पर थे। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो भौरासा ग्राम में हुई है, लेकिन इनकी जो उच्च शिक्षा है वो कहां पर संपादित हुई दोस्तों? वाराणसी में। इनकी जो उच्च शिक्षा हुई है ये वाराणसी में पूर्ण हुई। और 1912 में दोस्तों, ठीक है, इन्होंने वाराणसी से ही एक पत्रिका का भी अपने प्रकाशन किया जिसे कहा जाता है औदुंबर। ठीक है दोस्तों, तो वाराणसी से इन्होंने औदुंबर नामक एक मासिक पत्रिका का यहां पर प्रकाशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इलाहाबाद प्रस्थान कर जाते हैं। वाराणसी से कहां चले गए? इलाहाबाद चले गए दोस्तों। और दोस्तों 1916 से 1919 तक, 1916 से 1919 तक इन्होंने इलाहाबाद में निवास किया। इलाहाबाद में, ठीक है दोस्तों। तो 1916 से 1919 तक ये इलाहाबाद में निवास करते हैं। और दोस्तों इलाहाबाद से ही इन्होंने फिर से एक पत्रिका को निकाला और वो था दोस्तों सरस्वती। वैसे तो ये जो पत्रिका है इसके जो मूल संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है दोस्तों, तो 1916 से 1919 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो सरस्वती पत्रिका थी दोस्तों, ठीक है, तो इस सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य भी किया है। और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इस पत्रिका के संस्थापक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही इस पत्रिका का जो है स्थापना की गई थी दोस्तों इलाहाबाद में। और 1916 से 1919 तक दा साहब या सर्वोदयी जिनको कहा जाता है हरिभाऊ उपाध्याय को, तो उन्होंने इस पत्रिका के संपादन का कार्य भी किया है जिसे सरस्वती पत्रिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार की पत्रिकाओं से ये अब तक जुड़े रहे हैं? एक तो औदुंबर का प्रकाशन स्वयं ने किया, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका थी, ठीक है, कौन सी पत्रिका साथियों? सरस्वती, तो उसका भी संपादन इनके द्वारा किया गया है 1916 से 1919 के बीच की अवधि में। और दोस्तों इसके साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय 1919 में ये इलाहाबाद से वापस प्रस्थान कर जाते हैं। और 1919 में इंदौर में हिंदी विद्यालय में अध्यापक बन जाते हैं। तो 1919 में इंदौर में हिंदी विद्यालय में अध्यापक बने। ठीक है साथियों, तो 1919 में दोस्तों ये इंदौर का जो हिंदी विद्यालय था वहां पर ये जो है पढ़ाने लग जाते हैं, वहां पर ये अध्यापक बन जाते हैं। और बाद में आगे चलकर इसी विद्यालय में ये हेड मास्टर भी अपने बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेड मास्टर का पद भी इनको प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों 1920 से 25 के दौरान ये गांधी जी के साथ रहे। दोस्तों 1920 के पश्चात ये गांधी जी के संपर्क में आते हैं और 1920 से 25 की अवधि में ये गांधी जी के साथ रहे। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी के सहयोगी के रूप में भी ये रहे हैं साथियों। ठीक है, और 1920 से और 25 में पूरी तरह से ये सक्रिय जीवन में रहते हैं गांधी जी के साथ साथियों। और 1923 में गांधी जी के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय ने 1923 में गांधी जी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। 1923 में गांधी जी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप कि हरिभाऊ उपाध्याय ने 1923 में गांधी जी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अभी तक ये राजस्थान लगभग नहीं आए हैं साथियों। ये अपनी कर्मभूमि राजस्थान को बनाएंगे। इनकी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश ग्वालियर राज्य था साथियों, लेकिन इनकी जो कर्मभूमि बनेगा अब वो राजस्थान बनेगा। तो 1923 में गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में भी रहे हैं साथियों। और दोस्तों इन्होंने गांधी जी की पत्रिका नवजीवन जो कि हिंदी में प्रकाशित होती थी, ये पत्रिका नवजीवन, हिंदी का संपादन भी किया। ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी का जो पत्र था दोस्तों नवजीवन, ठीक है दोस्तों, तो उसके संपादन का कार्य भी इन्होंने 1920 से और 25 की अवधि में दोस्तों कुछ समय के लिए यहां पर अपने किया है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा जमनालाल बजाज के सहयोग से, ठीक है, जमनालाल बजाज के सहयोग से साबरमती आश्रम में भी एक इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने राजस्थान में भी सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करने का दोस्तों यहां पर कार्य किया। तो अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना इन्होंने 1925 में की। तो सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल दोस्तों, सस्ता साहित्य मंडल दोस्तों गांधी जी के द्वारा लिखे गए साहित्य को जनता को दोस्तों बिल्कुल कम दामों में जो है उपलब्ध करवाता था। तो दोस्तों ये जो सस्ता साहित्य मंडल था इसकी स्थापना 1925 में कर दी गई। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? अजमेर में। इसकी स्थापना अजमेर में कर दी जाती है, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना साथियों। और दोस्तों इसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो एक तो रहा है जमनालाल बजाज का। ठीक है साथियों, जमनालाल बजाज का जो है इसमें एक तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है जमनालाल बजाज का दोस्तों। और दोस्तों इनके साथ ही इनका जो सहयोग किया है वो किया है हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है दोस्तों, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने इनका जो है सहयोग किया है। दोस्तों जीतमल लूणिया जो कि अजमेर के निवासी थे उनको इसका मंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो जीतमल लूणिया को इसका क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। ये अजमेर के ही निवासी थे, अजमेर के निवासी थे साथियों जीतमल लूणिया, जिनको सस्ता साहित्य मंडल का मंत्री बनाया गया था। इनको प्रभार दिया गया था इसको चलाने के लिए दोस्तों। तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना 1925 में कर दी गई। कहां पे साथियों? अजमेर में कर दी गई। और जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के सहयोग से इसकी स्थापना हो जाती है साथियों। और जीतमल लूणिया को जो है इसका प्रभार दिया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है दोस्तों, जो अजमेर के ही निवासी थे साथियों। तो इस प्रकार से सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना इन्होंने राजस्थान आने से पूर्व ही कर दी। और दोस्तों 1926 में जो हरिभाऊ उपाध्याय थे वो राजस्थान की जमीन पर कदम रखते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। वो हमेशा के लिए गांधी जी के द्वारा उनको भेजा गया यहाँ पे दोस्तों। तो इस प्रकार से अपनी गतिविधियों का जो वो केंद्र बनाएंगे हरिभाऊ उपाध्याय, वो राजस्थान को बनाएंगे। तो 1926 में हरिभाऊ उपाध्याय, 1926 में हरिभाऊ उपाध्याय का राजस्थान आगमन हो जाता है। ठीक है साथियों, इनका जो है 1926 में हरिभाऊ उपाध्याय का राजस्थान में क्या हो जाता है साथियों? आगमन हो जाता है राजस्थान में। ये 1926 में जो है यहाँ पर आ जाते हैं साथियों। और राजस्थान में आकर ये यहाँ पर अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं। अजमेर को ये अपना मुख्य केंद्र बनाए। तो इनका जो मुख्य केंद्र था वो था अजमेर। अजमेर को जो है इन्होंने केंद्र बनाया दोस्तों। और अजमेर में के ही हटुंडी, ठीक है दोस्तों, अजमेर के ही हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना कर दी गई। इनके द्वारा अजमेर का जो हटुंडी है दोस्तों वहां पर इनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना कर दी जाती है 1927 में। कब कर दी गई साथियों? 1927 में इनके द्वारा जो है गांधी आश्रम की स्थापना कर दी जाती है। यहीं पर इनके द्वारा दोस्तों, ठीक है, महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की गई। इनके द्वारा महिला शिक्षा
सदन की भी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 1926 में हरिभाव उपाध्याय का राजस्थान में आगमन होता है। इन्होंने अजमेर को अपना मूल केंद्र बनाया और 1927 में अजमेर के हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं और यहीं पर महिला शिक्षा सदन भी दोस्तों इनके द्वारा स्थापित किया जाता है। दोस्तों इसी दौरान जमुना लाल बजाज हरिभाव उपाध्याय को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया साथियों कि विजय सिंह पथिक के बाद माणिक्यलाल वर्मा नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों नेतृत्व सौंप देते हैं जमुना लाल बजाज को, तो जमुना लाल बजाज ने नेतृत्व सौंप दिया किसको? हरिभाव उपाध्याय को। ठीक है साथियों, तो उपाध्याय जी के द्वारा 1927 से 1934 तक, 1927 से लेकर और 1934 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का भी ये नेतृत्व करते हैं और 1927 से लेकर 1934 तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का भी साथियों यहां पर अपने नेतृत्व किया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है गांधी जी के द्वारा, जिसका प्रभाव राजस्थान पे भी पड़ना लाजमी था साथियों। तो अब प्रारंभ हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, और यह प्रारंभ हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जानते हैं साथियों? इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को साथियों नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। और इस आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को किया गया था। इसका जो प्रारंभ हुआ साथियों हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को हुआ था, और यह हुआ था दोस्तों साबरमती आश्रम से। ठीक है साथियों, साबरमती आश्रम से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को इसको प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो राजस्थान में मुख्य केंद्र बना वो था अजमेर। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की राजस्थान में, ठीक है साथियों, तो राजस्थान में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो कहां से प्रारंभ होता है? अजमेर से प्रारंभ, अजमेर से जो है ये सबसे पहले अपने अजमेर से प्रारंभ होता है दोस्तों। और अजमेर से ये जो प्रारंभ हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अजमेर से सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने प्रारंभ हो जाता है। यह प्रारंभ होता है 20 अप्रैल को। ठीक है साथियों, अगले महीने जो है 12 मार्च को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। 6 मार्च को ये जो है दांडी में समाप्त होता है। राजस्थान में ये आंदोलन सबसे पहले अजमेर से प्रारंभ हुआ और 20 अप्रैल 1930 को ये प्रारंभ होता है कहां से? अजमेर से। और अजमेर में इसके संचालन की जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी? हरिभाव उपाध्याय के ऊपर थी। तो राजस्थान के पहले जो डिक्टेटर घोषित किए गए, पहले जो सत्याग्रही घोषित किए गए थे वो कौन थे साथियों? हरिभाव उपाध्याय थे। तो दोस्तों राजस्थान में जो संचालन किया गया या जो प्रथम डिक्टेटर बने, प्रथम डिक्टेटर, ठीक है साथियों, जो प्रथम डिक्टेटर अपने बनते हैं, प्रथम सत्याग्रही जो बनते हैं वो कौन बने साथियों? हरिभाव उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तो हरिभाव उपाध्याय के द्वारा ही यह आंदोलन अपने राजस्थान में प्रारंभ किया जाता है। और राजस्थान में यह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? अजमेर से प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ यह अजमेर से प्रारंभ हुआ और 20 अप्रैल 1930 को यह प्रारंभ किया जाता है। और राजस्थान के जो पहले सत्याग्रही प्रथम डिक्टेटर जो घोषित किए गए हैं वो हरिभाव उपाध्याय घोषित किए गए थे, जिन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब गांधी इरविन समझौता होता है तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबको रिहा कर दिया जाता है। तो 1931 में ये रिहा भी हो जाते हैं। तो हरिभाव उपाध्याय 1931 में रिहा भी हो गए वापस। ठीक
ठीक है साथियों। तो 1931 में इनको क्या कर दिया गया, रिहा भी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों जेल में ही हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। जेल में पुस्तक की रचना, जेल में इनके द्वारा एक पुस्तक की भी रचना की गई थी, जिसे कहा जाता है साथियों हिंदी गीता। ठीक है दोस्तों, हिंदी गीता नामक पुस्तक की रचना की। इसी पुस्तक को कृतार्थ जीवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कृतार्थ जीवन या हिंदी गीता नामक पुस्तक की भी रचना इन्होंने कहां पर कर दी थी साथियों, जेल में ही की थी। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा जेल में ही हिंदी गीता या कृतार्थ जीवन जो पुस्तक है उसकी भी रचना की गई थी साथियों इनके द्वारा। दोस्तों इसके बाद गांधी सेवा संघ की भी ये स्थापना करते हैं। ठीक है साथियों, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा राजस्थान में गांधी सेवा संघ, गांधी सेवा संघ भी बनाया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा गांधी सेवा संघ भी बनाया गया था। और इस सेवा संघ के सदस्य बनने वाले जो दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो थे बाबा नरसिंह दास। ठीक है साथियों, इस सेवा संघ के सदस्य बनने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, दो व्यक्ति इसके प्रमुख सदस्य बने हैं। एक तो बाबा नरसिंह दास बने हैं और एक बैजनाथ महोदय। ठीक है साथियों, बैजनाथ महोदय भी इसके जो है अपने दूसरे सदस्य बने हैं। ठीक है साथियों, बैजनाथ महोदय, तो ये दो इसके प्रमुख सदस्य अपने बने थे। और गांधी सेवा संघ की स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की जाती है। दोस्तों यह भी अपने अजमेर में ही स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर में ही इसकी स्थापना भी अपने की गई थी साथियों, बाबा नरसिंह दास और बैजनाथ महोदय के सहयोग से। दोस्तों जब गांधी जी के द्वारा फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1932 में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। तो 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा जब मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाता है साथियों। तो 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता थी, प्रमुख विशेषता वो ये थी कि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया है। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया है। देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं ने कहीं पर भाग लिया, ठीक है दोस्तों, तो प्रथम स्थान जहां पर था महिलाओं के भाग लेने की दृष्टि से, तो वो था दोस्तों साबरमती का। ये जो आंदोलन चला, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 का जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया साथियों। और दोस्तों प्रथम स्थान साबरमती का था जहां पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया, जबकि जो दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान, ठीक है साथियों, तो जो द्वितीय स्थान था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण का साथियों, तो दोस्तों इसमें जो भाग लिया था वो लिया था सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर अजमेर की महिलाओं ने। ठीक है साथियों, तो अजमेर की जो महिलाएं थी उनके द्वारा जो है यहां पर भाग लिया गया था। और दोस्तों इनकी जो पत्नी थी हरिभाऊ उपाध्याय की, वो भी जेल गई थी इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो उपाध्याय जी की पत्नी, उपाध्याय जी की पत्नी भागीरथी देवी जेल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस आंदोलन के दौरान ही उपाध्याय जी की जो पत्नी थी भागीरथी देवी, वो भी इस आंदोलन के दौरान ही साथियों जेल चली जाती है। तो दोस्तों ये जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है 1932 का, इसकी मूल विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो मूल विशेषता है वो है कि इसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया है। और दोस्तों महिलाओं के भाग लेने की दृष्टि से जो प्रथम स्थान था वो था साबरमती का। ठीक है, महिलाओं के भाग लेने की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो साबरमती का था, जबकि साथियों द्वितीय जो स्थान था महिलाओं के भाग लेने की दृष्टि से दोस्तों वो था अजमेर का। और दोस्तों इस आंदोलन के दौरान ही उपाध्याय जी की जो पत्नी थी भागीरथी देवी, ये भी जेल गई थी साथियों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां तक हमने देखा है। दोस्तों इनके द्वारा अजमेर से एक अखबार और निकाला गया था, एक पत्रिका का प्रकाशन और किया गया था साथियों, और वो था मालव मयूर। ठीक है दोस्तों, तो मालव मयूर का प्रकाशन भी अजमेर से इन्होंने किया था। अजमेर से
अजमेर से मालव मयूर पत्रिका प्रकाशन। ठीक है दोस्तों, तो हरिभाव उपाध्याय के दौरान ही इस दौरान मालव मयूर नामक जो पत्र था उसका भी प्रकाशन किया गया था। और दोस्तों ये जो मालव मयूर पत्र था इसका जो संपादक बनाया गया था, संपादक, तो दोस्तों इसके जो संपादक बनाए गए थे वो बनाए गए थे जीतमल लूणिया। किसको बनाया गया था दोस्तों? जीतमल लूणिया को इसका संपादक बनाया गया था। दोस्तों हरिभाव उपाध्याय के द्वारा ही अजमेर से मालव मयूर नामक पत्र का भी प्रकाशन किया गया था और साथियों इसके संपादक थे जीतमल लूणिया। इसी के साथ साथ अपने भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोस्तों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन अपने 1942 में प्रारंभ हुआ तो इसका नेतृत्व भी अजमेर में दोस्तों हरिभाव उपाध्याय के द्वारा किया जाता है और इस दौरान हरिभाव उपाध्याय जेल भी गए। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ तो हरिभाव उपाध्याय इस आंदोलन के दौरान हरिभाव उपाध्याय जेल गए। ठीक है दोस्तों, तो हरिभाव उपाध्याय ने इस आंदोलन के दौरान फिर से एक बार जेल की यात्रा अपने यहाँ पे की है दोस्तों। और जब देश की आज़ादी हो जाती है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो हरिभाव उपाध्याय 1952 में अजमेर जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा का जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री भी हरिभाव उपाध्याय रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है साथियों, तो ये जो अजमेर क्योंकि इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था और अजमेर के जो मुख्य गांधीवादी नेता है वो हरिभाव उपाध्याय थे। दोस्तों ये जो अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश है ये एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, क्या था ये? एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसको अजमेर को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। तो अंत में सबसे अंत में जो सम्मिलित किया गया या एकीकरण किया गया 1956 में, तो अजमेर को तब इसमें सम्मिलित किया जाता है साथियों। तो ये एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और दोस्तों जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो 1952 में इसकी अलग विधानसभा भी बनाई गई थी। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा होती थी और राजस्थान की अलग विधानसभा होती थी। ठीक है साथियों, तो अजमेर मेरवाड़ा की 1952 में पृथक विधानसभा बनाई गई, पृथक विधानसभा बनाई गई जिसमें कितने सदस्य थे साथियों? 160, इसमें जो थे अपने 30 सदस्य थे। 160 सदस्य राजस्थान की विधानसभा में होते थे और अजमेर मेरवाड़ा की जो सभा थी उसमें 30 सदस्य अपने हुआ करते थे। कितने सदस्य थे साथियों? 30 सदस्य। और अजमेर मेरवाड़ा की ये जो विधानसभा थी इसको कहा जाता था धारा सभा। क्या कहा जाता था साथियों? धारा सभा कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ठीक है, अब जब यहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में, तो यहां की अलग से विधानसभा बनाई गई थी और इसमें 30 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का अलग मुख्यमंत्री चुना जाता था और अजमेर का अलग चुना गया कुछ समय के लिए दोस्तों। तो इसको कहा जाता था धारा सभा। क्या कहा जाता था साथियों? धारा सभा कहा जाता था। तो दोस्तों यह अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो हरिभाव उपाध्याय 1952 में अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अजमेर मेरवाड़ा के यह प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर भी नियुक्त रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, धारा सभा के नाम से हम जिसे जानते हैं, धारा सभा वो थी अजमेर की। ठीक है दोस्तों, और धारा सभा जो थी यह 30 सदस्यीय थी। इसमें कितने सदस्य थे साथियों? इसमें 30 सदस्य थे और यह एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ठीक है साथियों, यह एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था साथियों। और दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने, अजमेर मेरवाड़ा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं कौन? हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री ये बनते हैं साथियों। इस दौरान दोस्तों जब 1956 में
इसका राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को, ठीक है साथियों, किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया जाता है। तो 1956 में राजस्थान में इसका क्या कर दिया गया साथियों? विलय कर दिया गया। 1956 में राजस्थान में इसका विलय कर दिया जाता है साथियों। इस प्रकार से हरिभाऊ उपाध्याय, जिसके मुख्यमंत्री बने प्रथम विधानसभा के, अजमेर की जो धारा सभा थी, ठीक है, उसको किसमें मिला दिया गया? मूल राजस्थान में मिला दिया जाता है। और साथियों हरिभाऊ उपाध्याय 1957 से 1965 तक 1957 से 1965 तक विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे हैं। विभिन्न विभागों में यह क्या रहे साथियों? मंत्री रहे हैं। 1957 से लेकर 1965 तक यह विभिन्न विभागों में मंत्री रहे हैं साथियों। और साथियों 1966 में 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को साथियों, ठीक है, पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। तो हरिभाऊ उपाध्याय को कौन सा सम्मान दिया गया साथियों? इनको पद्मश्री, ठीक है दोस्तों, पद्मश्री का जो सम्मान है 1966 में वो प्रदान किया जाता है। तो पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जाता है। दोस्तों सम्मानित किया गया 1966 में, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी जो है इनका जीवन राजस्थान को गांधीवादी तरीके से संचालित करने में जो समर्पित रहा है। और 1972 में अजमेर में ही इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो 1972 में इनका निधन हो गया साथियों। कहाँ पर? अजमेर में। तो अजमेर में 1972 में इनका साथियों निधन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन हरिभाऊ उपाध्याय के विषय में साथियों, देखते हैं इनके जीवन के विषय में। चलिए दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय जो कि 1893 से 1972 तक इनका जीवन काल रहा है, इनको सर्वोदयी के नाम से भी जानते हैं, इनको दास साहब के नाम से भी जानते हैं। उनका जो मूल नाम है वो है बद्रीनाथ साथियों। 1893 में भौरासा ग्राम ग्वालियर राज्य में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धनाथ जो है उपाध्याय था और ग्वालियर राज्य के पटवारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है भौरासा ग्राम में हुई, जबकि उच्च शिक्षा वाराणसी में हुई। दोस्तों उच्च शिक्षा के दौरान ही इन्होंने 1912 में औदुंबर नामक पत्र का भी क्या किया था? प्रकाशन किया था। दोस्तों 1916 से 1919 तक ये इलाहाबाद में निवास किए। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है निकाली गई थी। दोस्तों 1919 में ही इन्होंने इंदौर में हिंदी विद्यालय में अध्यापक बने, जहां पर इन्होंने हेड मास्टर के रूप में भी कुछ समय कार्य किया है। दोस्तों इसके बाद गांधी जी के सहयोगी के रूप में 1920 से 1925 तक ये जो है सक्रिय रूप से अपनी सेवा देते हैं और 1923 में गांधी जी के निजी सचिव के रूप में भी ये रहे हैं। इसी दौरान इन्होंने गांधी जी के पत्र नवजीवन जो कि हिंदी में निकलता था उसका भी इन्होंने संपादन किया है। इसके पश्चात सस्ता साहित्य मंडल जो कि अजमेर में स्थापित किया गया 1925 में, तो उसकी भूमिका भी ये निभाते हैं साथियों। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के सहयोग से 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना होती है और जीतमल लूणिया को जो है उनका मंत्री बनाया जाता है साथियों। जीतमल लूणिया अजमेर के ही निवासी थे और गांधीवादी कार्यकर्ता रहे हैं दोस्तों। ये 1926 में हरिभाऊ उपाध्याय का राजस्थान की सरजमीन पर आगमन होता है और अजमेर को इन्होंने अपना मूल केंद्र बनाया और 1927 में हटुंडी अजमेर में ही इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना कर दी साथियों। यहीं पर इन्होंने महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की। और दोस्तों 1927 से लेकर 1934 तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का भी क्या किया है? नेतृत्व किया है। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ 1930 में, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने उसमें काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है और नमक सत्याग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को इसे प्रारंभ किया गया था साबरमती से, दांडी में इसका समापन हुआ था साथियों। राजस्थान में ये जो आंदोलन चला अजमेर से प्रारंभ किया गया 20 अप्रैल 1930 को और संचालन इसका जो किया गया था प्रथम डिक्टेटर के रूप में वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, जो गिरफ्तार कर लिए गए और 1931 में रिहा कर दिए जाते हैं। तब जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की थी, हिंदी गीता या कृतार्थ जीवन जो है उसकी इन्होंने रचना की है साथियों। गांधी सेवा संघ अजमेर की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बाबा नरसिंह दास
और बैजनाथ महोदय इसके प्रारंभिक सदस्य बने थे। 1932 में फिर से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं ने अगर कहीं पर भाग लिया तो वो था साबरमती प्रथम स्थान पर, जबकि राजस्थान में जो है अजमेर जो है मुख्य भूमिका में था दोस्तों। तो इस प्रकार से महिलाओं ने काफी भाग लिया दोस्तों। अजमेर से ही इन्होंने मालव मयूर पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था, जिसका संपादक बनाया गया किसको? जीतमल लूणिया को। ठीक है दोस्तों, तो जीतमल लूणिया को इसका संपादक बनाया गया था। देखते हैं दोस्तों अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी हरिभाऊ उपाध्याय ने संचालन किया राजस्थान में दोस्तों। ये गिरफ्तार हुए इस दौरान दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक है, तो 1952 में यहाँ पर पृथक विधानसभा बनाई गई थी जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे और दोस्तों जिसको धारा सभा कहा जाता है। तो हरिभाऊ उपाध्याय 1952 में अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हैं साथियों ये। और 1956 में राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का जब विलय हो गया तो वहां की विधानसभा को भी राजस्थान में मिला दिया जाता है साथियों। और साथियों 1957 से 1965 तक विभिन्न विभागों में ये मंत्री रहे हैं। और दोस्तों 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय को पद्मश्री अलंकरण से भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। 1972 में इनका क्या हो गया दोस्तों? अजमेर में ही निधन हो गया। और इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी थी उनमें है एक तो युग धर्म। ठीक है साथियों, याद रखिएगा कि इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक तो है युग धर्म और दूसरी है सर्वोदय की बुनियाद। सर्वोदय की बुनियाद। ठीक है साथियों, तो ये पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई थी साथियों। तो ये पढ़ी है आज हमने हरिभाऊ उपाध्याय की जीवनी के विषय में साथियों। तो बने रहिएगा काव्य क्लासेज के साथ साथियों, और काव्य क्लासेज के यूट्यूब लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और वीडियो को और दोस्तों हमारे इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।